क्लियोपैट्रा और जूलियस का रिलेशन एक साजिश या प्यार। अक्सर कवि या साहित्यकार प्यार के बारे में कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, ये खुद पर खुद हो जाता है। लेकिन क्लियोपैट्रा के मामले में ये बिल्कुल अलग है। क्लियोपैट्रा अपना हर एक कदम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ाती थी। उसी तरह अपनी निजी जिंदगी में किसे शामिल करना है ये भी वो पहले से ही डिसाइड कर लेती थी और पूरी प्लानिंग के साथ वो रिश्ते भी बनाया करती थी। बल्कि जिस रिश्ते से उसे फ़ायदा ना हो, क्लियोपैट्रा न सिर्फ उन रिश्तों को तोड़ दिया करती थी बल्कि लोगों की जान लेकर उन रिश्तों का नामो निशान मिटा दिया करती थी। क्लियोपैट्रा को इतिहास की सबसे क्रूर रानी माना जाता है। इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ स्मार्ट भी थी। उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा था कि लोग उनकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाया करते थे। इसके साथ ही क्लियोपैट्रा मौके का फ़ायदा उठाना अच्छी तरह से जानती थी। क्लियोपैट्रा के ज़माने में इजिप्ट एक ऐसा साम्राज्य था जिस पे हर कोई अधिकार हासिल करना चाहता था। खास तौर पे रोमन साम्राज्य के बहुत से ताकतवर योद्धा और राजाओं की नज़र इजिप्ट के शासन पर टिकी हुई थी। इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा और रोम के ताकतवर रूलर जूलियस सीजर के साथ उनके वफादार मार्क एंटोनी के बीच चलने वाले लव रिलेशन और रिश्तों ने इजिप्ट और रोम के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्लियोपैट्रा अच्छी तरह से जानती थी कि उनके सातिर दिमाग के सामने हर कोई फीका पड़ जाएगा, लेकिन वो अकेले इजिप्ट के मिलिट्री पावर का सामना नहीं कर सकती थी। इस बात का भी अनुमान क्लियोपैट्रा को हो चुका था। इसीलिए क्लियोपैट्रा बड़े ही चालाकी से रोम के ताकतवर नेता जूलियस सीजर के साथ रिलेशन बढ़ाना चाहती थी। प्यार मोहब्बत की बात की जाए तो पहली मुलाकात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर की पहली मुलाकात को भी बहुत ही ड्रामेटिक वे से रेडी किया गया था और इस मुलाकात की पूरी प्लानिंग को क्लियोपैट्रा ने खुद बनाया था। क्लियोपैट्रा के सबसे पहले पति टॉलमी 13 ने क्लियोपैट्रा को सिविल वॉर में हराकर उनको राज्य से एक्सपेल कर दिया था। उसके बाद क्लियोपैट्रा सीरिया की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन सीरिया पहुंचने से पहले ही क्लियोपैट्रा को ये पता चल चुका था कि रोमन राज्य नेता जूलियस सीजर इजिप्ट की तरफ ही आ रहे हैं। उस समय इजिप्ट और रोम के बीच ट्रेड रिलेशन थे। इजिप्ट से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कारपेट, जिसे कालीन भी कहा जाता है, रोम भेजा जाता था। इसी तरह की कालीन को देखने के लिए जूलियस सीजर रुके और उनके सामने बहुत से कालीनों को पेश किया गया। उसमें से एक कालीन को खोलते ही 52 वर्ष के जूलियस सीजर के सामने 21 वर्ष की बहुत खूबसूरत क्लियोपैट्रा निकल के सामने आ गई। क्लियोपैट्रा के इस तरह से ड्रामेटिकल वे से सामने आने का असर रोम के ताकतवर राजनेता जूलियस सीजर पर कुछ इस तरह से हुआ कि उसी शाम ये दोनों एक कपल की तरह बिहेव करने लगे। वैसे क्लियोपैट्रा रोमन राज्य नेता जूलियस सीजर से शादी करना चाहती थी ताकि उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो सके, ताकि वो रोमन साम्राज्य की अधिकारी बन जाएं। लेकिन जूलियस सीजर, जो कि 52 वर्ष के थे और पहले से ही शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे और रोमन कल्चर में इस तरह से विदेशियों से शादी करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इसलिए जूलियस सीजर ने कभी भी क्लियोपैट्रा से शादी के बारे में बात नहीं की। लेकिन इन दोनों का रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक चला। इसके साथ ही जूलियस सीजर के साथ शादी करना क्लियोपैट्रा के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इजिप्ट के राजवंश में भी बाहरी लोगों से शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, बल्कि इजिप्ट शाही परिवार के लोग अपने परिवार में ही शादी किया करते थे। और अगर जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा की शादी हो जाती तो
क्लियोपैट्रा का मिस्र पर से अधिकार उठ जाता। इसलिए इस पावरफुल कपल ने कभी भी शादी नहीं की। इजिप्ट की शाही परंपरा के बावजूद भी क्लियोपैट्रा की डिजायर जूलियस सीजर से शादी करने की थी, क्योंकि क्लियोपैट्रा जानती थी कि रोमन एम्पायर की नज़र इजिप्ट पर है और अगर रोमन एम्पायर ने इजिप्ट पर आक्रमण कर दिया तो इनकी मिलिट्री पावर रोमन एम्पायर के सामने नहीं टिक पाएगी और ऐसी कंडीशन में इजिप्ट अपने आप रोमन एम्पायर के साथ मिल जाएगा। इसलिए क्लियोपैट्रा रोमन एम्पायर जैसे ताकतवर एम्पायर का हिस्सा बनना चाहती थी और इसका सबसे सीधा रास्ता जूलियस सीजर से ही होकर जाता था। जूलियस सीजर की ताकत का ही कमाल था कि क्लियोपैट्रा ने अपने पति टॉलमी 13 को मरवा कर इजिप्ट का साम्राज्य वापस पाया। इसके बाद जूलियस सीजर ने क्लियोपैट्रा के दूसरे भाई टॉलमी 14 को इजिप्ट का को रूलर बना दिया, जो राजकाज में क्लियोपैट्रा की मदद करता था। और इजिप्ट के ट्रेडिशन के अनुसार क्लियोपैट्रा को फिर से अपने छोटे भाई टॉलमी 14 के साथ शादी करनी पड़ी, लेकिन क्लियोपैट्रा और सीजर का रिलेशन अभी भी बरकरार था। बल्कि इतिहासकार कहते हैं कि क्लियोपैट्रा ने सीजर के एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसे सबसे ज़्यादा अमीर रानी माना जाता था। यहाँ से जूलियस सीजर को ट्रेड, पैसा सब कुछ मिलता था। इसलिए भी जूलियस सीजर इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा के साथ अपना रिलेशन बनाए हुए थे। क्लियोपैट्रा ने एक बार फिर जूलियस सीजर से अपने रिश्ते का इस्तेमाल अपने पर्सनल डिज़ायर के लिए किया। क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर के ज़रिए अपने भाई टॉलमी 14 को मरवा दिया। अब क्लियोपैट्रा अपने सारे भाई बहनों को ख़त्म कर चुकी थी और वो इजिप्ट के साम्राज्य की अकेली दावेदार थी। उसने सीजर के बेटे के साथ मिलकर इजिप्ट का साम्राज्य संभालना शुरू कर दिया था। जब क्लियोपैट्रा सीजर से पहली बार मिली थी, उसने सीजर के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो मिस्र के राजा टॉलमी 13 को मरवाने में क्लियोपैट्रा का साथ देंगे और इसके बदले मिस्र पर पूरी तरह से क्लियोपैट्रा को अधिकार होगा। क्लियोपैट्रा ने बदले में सीजर से वादा किया था कि वो रोम को मिस्र की अधीनता से मुक्त कर देगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। जूलियस सीजर ने क्लियोपैट्रा के इस ऑफर को जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। हम जूलियस सीजर और इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा के रिलेशन के बारे में तो समझ चुके हैं, लेकिन जूलियस सीजर जैसे महान राजनेता की पर्सनैलिटी को समझना भी जरूरी है, ताकि हम समझ पाएं कि क्लियोपैट्रा ने उन्हें अपना पार्टनर क्यों चुना। जूलियस सीजर का जन्म 12 जुलाई 100 BC में रोम में हुआ था। 49 BC में ये रोम साम्राज्य के एक तानाशाह बन गए थे। रोमन रिपब्लिक को ख़त्म कर रोम को रोमन साम्राज्य की तरह बढ़ाने की कोशिश जूलियस सीजर ने की थी और अपने इस मकसद में ये काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हुए थे और इनकी मौत के बाद सीजर के गोद लिए बेटे ऑक्टेवियन ने रोमन रिपब्लिक को पूरी तरह से रोमन साम्राज्य में बदल दिया। जूलियस सीजर रोम के एक बहुत कुशल राजनेता थे। ये एक ऐसे लीडर थे जिसका प्रभाव पूरे रोम में था। रोम में सीजर ने सिविल वॉर की शुरुआत की थी। इसके इस अभियान में बहुत से लोग ने इसका साथ दिया था।
रोम की सत्ता को पलटकर ये खुद तानाशाह के रूप में रोम पर अकेले राज करना चाहते थे और ऐसा करने में ये काफ़ी हद तक सफल भी हो चुके थे। अपने नाम पर इन्होंने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत करी थी। साथ ही लोगों का भरोसा जीतने के लिए विदेश से आए रिफ्यूजीज को अपने देश की सिटीजनशिप भी दे दिया करते थे। रोम में सीजर का इफेक्ट इतना ज़्यादा था कि सीजर शब्द का अर्थ ही रोम के लिए शासक हो गया था। क्लियोपैट्रा के साथ इनका लव रिलेशन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। जूलियस सीजर एक बहुत अच्छे स्पीकर थे। इसके साथ ही इनके पास बहुत बड़ा मिलिट्री पावर भी था, लेकिन इस ताकतवर राजनेता को रोम में ही मार डाला गया। जूलियस सीजर तानाशाह के रूप में अपनी छवि रोमन नागरिकों के सामने बर्बाद करते जा रहे थे। इसके साथ ही क्लियोपैट्रा के साथ सीजर के रिलेशन को लेकर भी रोम की पब्लिक जूलियस सीजर से नाराज थी और ऐसे में रोम सीनेट के अन्य राजनेता सीनेट हॉल की सीढ़ियों पे जूलियस सीजर को मार डाला। इसी तरह इतिहास के एक ताकतवर राजनेता की ब्रूटल मर्डर कर दिया गया। जूलियस सीजर के मारे जाने के बाद क्लियोपैट्रा अपने बेटे सीजेरियन को मिस्र का अगला उत्तराधिकारी घोषित करना चाहती थी, लेकिन जल्द ही क्लियोपैट्रा ये समझ चुकी थी कि रोम उनके और उनके बेटे को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्लियोपैट्रा अपनी कोशिश में लगी हुई थी। उसी समय जूलियस सीजर का भतीजा ऑक्टेवियन क्लियोपैट्रा के विरोध में सामने आ खड़ा हुआ, क्योंकि ऑक्टेवियन जूलियस सीजर का एडॉप्टेड चाइल्ड था। वो खुद को रोम साम्राज्य का उत्तराधिकारी मानता था और उसने क्लियोपैट्रा को रोम के बाहर कर दिया। इसके बाद क्लियोपैट्रा इजिप्ट वापस आ गई। सीजर की मौत से पहले ही क्लियोपैट्रा मार्क एंटोनी से मिल चुकी थी। मार्क एंटोनी जूलियस सीजर का सबसे वफादार नेता था। जूलियस सीजर के बाद रोम का सारा साम्राज्य ये मार्क एंटोनी के अधिकार में ही आना था। एक बार फिर क्लियोपैट्रा ने अपनी सुंदरता और अपने अट्रैक्शन का इस्तेमाल एक ताकतवर आदमी को फंसाने के लिए किया था, ताकि वो एक पावरफुल एम्पायर हासिल कर सके। जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा की ज़िंदगी के बारे में आपने जाना। अगले एपिसोड में हम मार्क एंटोनी और क्लियोपैट्रा की कहानी को करीब से समझेंगे।